अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंग्लिश लेसन्स। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 14 के लेसन नंबर 4 और 5 के बारे में। यानी आज हम फाइनली कंप्लीट करेंगे अपना लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 और फाइनली कंप्लीट हो जाएगा हमारा यूनिट नंबर 14। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का काम काफी लंबा है, तो मैं चाहती हूं कि आप जल्दी से अपनी ओपीई बुक्स अपने हाथ में ले लें और साथ साथ एक पेंसिल भी अपने हाथ में रखें और जल्दी से हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सो ग्रेड 5, तो आज हमने दो लेसन करने हैं ना, लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5। तो सबसे पहले हम लेसन 4 की बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि कितने बच्चों ने अभी तक लेसन नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी? जिसने अभी तक लेसन नंबर 1 और 2 की वीडियो नहीं देखी, जल्दी से देख लो, क्योंकि उस वीडियोस के अंदर मैंने आपको सारा का सारा ग्रामर का पार्ट समझाया था और वही ग्रामर का पार्ट आज हमने लेसन नंबर 4 और लेसन नंबर 5 में यूज करना है। तो जल्दी से उसकी एक दफा रिविजन कर ले ताकि हम आज के लेसन को स्टार्ट कर सके। तो बच्चों, आज का जो लेसन है इसमें ग्रामर का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है, मैं उसको यहां लिख देती हूं। जो ग्रामर का हमारा पार्ट है, जो हम पहले भी बहुत दफा पढ़ चुके हैं, वो है जी रिलेटिव क्लॉज एंड रिलेटिव फ्रेजेस। किसको याद है कि रिलेटिव फ्रेजेस और रिलेटिव क्लॉजेस क्या होते हैं? और एक जो वर्ड है रिलेटिव प्रोनाउंस, ये कौन सी होती हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस कौन सी होती हैं? हाँ जी, वही रिलेटिव प्रोनाउंस होती हैं, वही वर्ड्स होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं? who, which and that, exactly। और रिलेटिव क्लॉज कौन सा होता है? वही एक ऐसा क्लॉज जो इसी रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर एक नाउन है और बिल्कुल एक वर्ब भी है। पर ऑन द अदर हैंड रिलेटिव फ्रेज क्या होता है? रिलेटिव फ्रेज काम तो वही करता है, लेकिन इसके अंदर क्या मिसिंग होती है? वर्ब मिसिंग होती है। तो ये बात हमें सबको क्लियर है? ओके, आज का लेसन हमारा इसी पार्ट के ऊपर है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 देख लेते हैं। मैच दी सेंटेंस हाफ्स टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस। आपने क्या करना है? दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना है। आपकी बुक पे देखो, एक्सरसाइज 1 के नीचे दो पार्ट्स में सेंटेंसेस लिखे हैं। एक पार्ट जो हमारे पास लिखा है उसमें क्या नंबरिंग है? 1 2 3 4 5 एंड 6। और दूसरी तरफ जो नंबर लिखे हुए हैं वो कौन से हैं? A B C D E F G and H। ओके, तो जो ABC वाली साइड है वहां पर नेक्स्ट हाफ लिखा हुआ है और 1 2 वाली साइड पे फर्स्ट हाफ। ओके, हमने क्या करना है? जो फर्स्ट हाफ है वो हमारा क्या है? मेन सेंटेंस। ओके, और जो सेकंड हाफ है वो क्या है? अभी हमने पढ़ा है जी, वो ये वाला पार्ट है। तो जब तक हमें इसकी क्लियरेंस नहीं होगी, इसके बारे में नहीं पता होगा, ये काम करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 है ईदी वाज बोर्न इन 1931 इन बंटुआ। आपकी बुक के ऊपर इसको मैच किया गया है F नंबर के साथ। जल्दी से देख लो। हाँ जी, तो जो F के साथ इसको हमने मैच किया है, इसका मतलब है कि इसका जो बाकी का पार्ट है वो F है। मैंने यहाँ पर पार्ट 2 3 4 5 एंड पार्ट नंबर 6 को कैसे लिखा है, उसके आगे ऑलरेडी आंसर्स को मैंने रेड कलर में लिख दिया है। ठीक है, और साथ साथ मैंने उसके नंबर्स यानी अल्फाबेट्स भी लिख दिए हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। एज अ चाइल्ड ईदी लुक्ड आफ्टर हिज मदर who was paralyzed। अब ये जो पार्ट है who was paralyzed, ये कौन सा पार्ट है? ये पार्ट है D। आपकी बुक में जो D पार्ट है उसके साथ इसको मैच कर लो जल्दी से। दिस इज नंबर 2। ओके, डन। नंबर 3, in 1947 ईदी moved to Karachi which is the biggest city of Pakistan। A, तो ये जो पार्ट है इसका आंसर क्या है? A। ये स्टार्ट हो रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। हाँ जी, ओके। नंबर 4, ईदी सेट अप अ फार्मेसी विद हिज फ्रेंड्स, कॉमा, हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु हेल्प रेज द मनी फॉर इट, नंबर E। ओके, नंबर 5, इन 1965 ईदी मैरिड अ नर्स बिल्किस, कॉमा, हु वर्कड एट द फार्मेसी, हु वर्कड एट द फार्मेसी। जो वर्ड हु है ये क्या है? ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका आंसर है बी। यहां तक 5 पार्ट्स आपने सॉल्व कर लिए। ओके, अब हम करने जा रहे हैं लास्ट पार्ट। नंबर 6, द ईदी फैमिली लिव्ड इन देयर फ्लैट, कॉमा, व्हिच वाज नेक्स्ट टू द ऑफिस। दिस इज पार्ट सी। पार्ट सी इसका आंसर है व्हिच वाज नेक्स्ट टू द ऑफिस। दिस इज पार्ट नंबर सी। सबने 6 के 6 सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए मेरे साथ?
वेल डन। अब बच्चों एक एक्सरसाइज तो हमने कंप्लीट कर ली है, सबको समझ आ गया कि रिलेटिव क्लॉज को मेन सेंटेंस के साथ जोड़ के कैसे लिखना है। ओके अच्छा दूसरी एक्सरसाइज देख लेते हैं। जॉइन टू सेंटेंसेस विद हु और व्हिच। समटाइम्स द रिलेटिव क्लॉज गोज इन द मिडिल एंड समटाइम्स एट द वेरी गुड एट द एंड। तो जो हमारा अब का काम है हमने क्या करना है, फिर वही काम करना है, टू सेंटेंसेस को जोड़ना है किससे, हु और विच के साथ। कैसे जोड़ना है ये हमें सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। अब क्या करना है, एक हमें क्लू दिया गया है, समटाइम्स, इसको हम स्टार लगा लेते हैं, समटाइम्स द रिलेटिव क्लॉज गोज इन द मिडिल एंड समटाइम्स एट द एंड। तो कभी रिलेटिव क्लॉज मिडिल में आएगा, कभी रिलेटिव क्लॉज एंड पे आएगा। नंबर 1, इट्स फुल नेम इज मेडिसिन सांस फ्रंटियर्स, फुल स्टॉप, दिस इज फ्रेंच फॉर डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज। अब हमें ये पता है कि ये जो वर्ड लिखा है डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज, ये किसका मीनिंग है, इस फ्रेंच का, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, इट्स फुल नेम इज मेडिसिन सांस फ्रंटियर। हाँ जी, अब हम आगे क्या लिखेंगे, विच इज फ्रेंच फॉर डॉक्टर्स विदाउट बाउंड्रीज। अब इसी तरह आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है और ये फ्रेंच नेम भी कॉमास के अंदर लिखना है। अब एक बात आप यहां पर देखें, मैंने ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट वैसे ही लिखा, उसके बाद मैंने क्या लिखा है, यहां पर मैंने लगाना है एक कॉमा, कॉमा के बाद क्या फर्स्ट वर्ड होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद वाला सारा पार्ट क्या बना दिया हमने, रिलेटिव क्लॉज। समझ आ गई सबको। इसी तरह मैं बाकी के भी सॉल्व करने जा रही हूं, आप भी जल्दी से मेरे साथ इसको अपनी बुक पे सॉल्व करते रहे। हाँ जी, नेक्स्ट वन, द वर्कर्स आर ऑल वॉलंटियर्स, दे कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज। हाँ जी, तो मेन सेंटेंस हमारा है the workers, comma, who come from many different countries are all volunteers. फुल स्टॉप। अब देखें कॉमा कहां लगाऊंगी मैं, एक कॉमा में लगाऊंगी द वर्कर्स के बाद और उसके बाद रिलेटिव क्लॉज आएगा, हु कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट कंट्रीज, कॉमा, आर ऑल वॉलंटियर्स। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट वन, इन दिसंबर 2004 द MSF सेंट टीम्स टू सुमात्रा, इट इज इन इंडोनेशिया। लिखते हैं इस सेंटेंस को, इन दिसंबर 2004, comma, the MSF sent teams to Sumatra। अब उसके बाद यहां पे इट को हमने चेंज करके किस में लिख देना है, हाँ जी, which is in Indonesia। हमने ये बात पढ़ी थी कि कभी कभी जो हमारे रिलेटिव क्लॉज है वो कहां आ जाता है, इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहां पर यही हुआ, द MSF सेंट टीम्स टू सुमात्रा विच इज इन इंडोनेशिया। हमने कॉमास लगा के क्या कर दिया, इसको भी खत्म कर दिया। समझ आ गई, 3 सेंटेंसेस पूरे हो गए। ऑल राइट, अब हम करने जा रहे हैं सॉल्व नंबर 4, 5 एंड 6। नंबर 4, a tsunami traveled 3 kilometers inland. It destroyed villages. अच्छा, a tsunami, अब देखें सुनामी ने क्या किया था, ये वाला पार्ट लिखेंगे पहले, which destroyed, इसको चेंज कर देंगे which में, कॉमा, which destroyed villages, कॉमा, यहां पे खत्म हो गया पेयर ऑफ कॉमास। अब लिखेंगे क्या, हाँ जी, अब हम स्टार्ट करेंगे वर्ब, ट्रैवल्ड 3 किलोमीटर्स और आगे फुल स्टॉप। हाँ जी,
पेयर ऑफ कॉमास लगाना बताया था ना, हमने किया था ये काम जी, यहां खत्म हो गया। द चैरिटी सेट अप क्लिनिक्स फॉर द लोकल पीपल, फुल स्टॉप, दे नीडेड हेल्प। अब सबसे पहले बताएंगे द चैरिटी सेट अप क्लिनिक्स फॉर द लोकल पीपल। यहां पर हमारा क्या हो रहा है, मेन सेंटेंस खत्म हो रहा है। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, दे को चेंज कर देंगे विच में, विच नीडेड हेल्प, फुल स्टॉप। ओके, वन मैन वॉज एयरलिफ्टेड टू अ हॉस्पिटल शिप, ही हैड अ ब्रोकन लेग। अब देखें, वन मैन कॉमा और बाद में लिखेंगे सेंटेंस, वन मैन कॉमा हु हैड अ ब्रोकन लेग, ठीक है, फिर दोबारा कॉमा आ जाएगा, was airlifted। अब आके हमने क्या लिखना है, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करना है, to a hospital ship and full stop। पेयर ऑफ कॉमास लगा दिए, फुल स्टॉप लगा दिए, सेंटेंस कंप्लीट। लास्ट वन, one doctor had worked in Sri Lanka before, full stop, he returned there to help victims। One doctor who had worked in Sri Lanka before, इसके बाद लगाएंगे कॉमा, और एक कॉमा कहाँ आएगा, वन डॉक्टर के बाद, क्योंकि रिलेटिव क्लॉज यहां से स्टार्ट हो रहा है। has returned there to help victims जी, full stop। 7 sentences are completed। okay, सबने कर लिया? okay, let's complete the last one। Number 8, the MSF was given Nobel Peace Prize in 1999, full stop, it has worked in 80 countries। अब सबसे पहले हमने क्या लिखना है, the MSF, हाँ जी, आगे क्या आएगा, कौन बताएगा जल्दी से, वेरी गुड, फुल कॉमा, who has worked in 80 countries। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, वेरी गुड, was given Nobel Peace Prize in 1999, full stop। यहां तक हमने आज सॉल्व कर लिए रिलेटिव क्लॉज के साथ और रिलेटिव फ्रेजेस के साथ कॉमास लगा के। ये काम तो बिल्कुल पूरा हो गया। आई होप बच्चों आपने साथ साथ रिवाइज भी किया होगा और आपको सारी बातें आज के लेसन की समझ आई होंगी। बच्चों लेसन नंबर 4 हमारा यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट होता है। हमने इसके अलावा लेसन नंबर 4 में से कोई टास्क नहीं करना, हम बाकी सबको स्किप कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट काम था, इसको करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। ऑलराइट, अब अगला काम हमारा है लेसन नंबर 5। पेज नंबर 77 पे आ जाएं सब बच्चे जल्दी से। हाँ जी, पेज नंबर 77 पे आपको एक्सरसाइज नंबर 1 दिखाई दे रही है। रीड द लेटर दैट परवीन रोट टू हर हेड टीचर। परवीन ने लेटर लिखा है अपनी हेड टीचर को। एक बात आप मुझे बताएं कि आपको मिस फ्रिदा ने लेटर्स के बारे में एक कंप्लीट क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक सिखाया हुआ है। एक वीडियो लेसन में हमने बात की थी कि लेटर्स कितनी टाइप्स के होते हैं और दोनों टाइप्स के लेटर कैसे कैसे लिखे जाते हैं। हाँ जी, तो आई होप अगर आपको वो सब याद है, मैंने वहां बताया था कि इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, उनमें क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या चीजें नहीं होती। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, आप मुझे जल्दी से बता दें कि परवीन ने एक लेटर लिखा है अपनी हेड टीचर को, तो क्या हेड टीचर उसकी दोस्त है? क्या हेड टीचर फैमिली मेंबर है? एग्जैक्टली। तो ये जो लेटर है जो हेड टीचर को लिखा जा रहा है वो कौन सा लेटर होगा? हाँ जी, वो लेटर होगा एक फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर में आप स्लैंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं या कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म्स? बिल्कुल नहीं। आई एम रियली ग्लैड कि आपको ये सारी बातें याद है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। तो आज हमने क्या करना है, परवीन ने एक फॉर्मल लेटर लिखा है अपनी हेड टीचर को, हम उसको स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर एक एक्सरसाइज दी गई है, मैच द पार्ट्स ऑफ द लेटर 1 to 10 विद द लेबल्स A to J। जो लेटर आपको नजर आ रहा है, जो कलरफुल
लाइंस के अंदर लिखा हुआ है उसको जल्दी से देख लें। इस एक्सरसाइज के नीचे आपको यहाँ पर हर लाइन के एंड पे राइट साइड पे नंबरिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, सारे नंबर्स 1 से लेकर कहां तक लिखे हुए हैं, 1 से लेकर 10 तक नजर आ गए नंबर्स। आपने क्या करना है, ये जितने भी कलरफुल पार्ट्स हैं इन सब के बारे में बताना है कि ये क्या क्या चीजें हैं, लेटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं। मैंने यहां पर आंसर्स लिख दिए हैं। पार्ट ए जो है दैट इज नंबर 9 इस एक्सरसाइज के अंदर, पार्ट बी जो है विच इज नंबर 1, सी नंबर 3, डी नंबर 10, ई नंबर 2, एफ नंबर 7, जी नंबर 5, H नंबर 8, I नंबर 4, J नंबर 6। जितने भी लेटर के पार्ट्स हैं वो मैंने सारे यहां पर आंसर्स की सूरत में लिख दिए हैं। आई होप बच्चों आप अपनी बुक पे इसको जल्दी से फिलअप कर लेंगे, और जैसे ही आप इसको फिलअप कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे एक और एक्सरसाइज। आपने क्या करना है, दूसरी एक्सरसाइज को करने से पहले रीडिंग करनी है। किसकी रीडिंग करनी है, उसी लेटर की जो प्रवीण ने लिखा है। जल्दी से उसको रीड करें ताकि हम एक्सरसाइज 2 सॉल्व कर सकें। वेल डन स्टूडेंट्स, आई एम रियली होपफुल कि आप उसको अभी तक स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि आपको इसको पढ़ने से याद आ जाएगा वो क्रिएटिव राइटिंग का लेसन जो हमने मिलकर किया था कि किस तरह लेटर्स लिखे जाते हैं। ऑलराइट, ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 2 है रीड द एडवाइस फॉर द फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर की बात की थी ना हमने, हम इसको क्या करते हैं, बबल में लिख देते हैं। फॉर्मल लेटर्स की हमने बात की थी, हमें तो पता है फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं। यहां पर 3 एडवाइसेस लिखी गई हैं, इनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमें याद है कि हमने क्या करना है। ओके, इफ यू नो और डोंट नो द पर्सन, हाउ विल यू राइट द लेसन। अगर आपको किसी भी बंदे के बारे में, जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, आप अगर उसको जानते हैं या नहीं जानते पर्सनली, तो क्या लिखेंगे आप? क्या आप डायरेक्ट नाम से बुलाएंगे या लिखेंगे डियर सर और डियर मैडम? जब आप डियर सर और डियर मैम लिख रहे हैं तो उस टाइम पे आप क्या करें, डू यू नो द पर्सन और यू डोंट नो द पर्सन? वेरी गुड, यू डोंट नो द पर्सन। और ऐसे लेटर्स में जहां आपको नहीं पता होता अगले का नाम, वहां पर आप क्या करते हैं, डियर सर और डियर मैम लिखते हैं। वेरी गुड। नंबर 2, इफ यू नो और डोंट नो द पर्सन, तो आप क्या लिखते हैं, डियर मिस्टर रिचर्ड्स और डियर मिस सना। ठीक है, आप नाम के साथ डियर का वर्ड यूज करते हैं, तो हमें यह समझ आ गई कि इस तरह की बात कब लिखी जाती है, जब आप फॉर्मल लेटर्स के अंदर किसी को जानते हैं। यू नो द पर्सन, क्योंकि हम नाम लिख रहे हैं तो हमें पता है कि हम जानते हैं। डियर मिस सना हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है, हेड है, हमने उनको लेटर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, डियर मिस सना, और उसके बाद अपनी सारी बात। ओके, नंबर 3, द लेटर शुड बी इन फॉर्मल स्टाइल। अगर कोई लेटर फॉर्मल स्टाइल में लिखा जा रहा है, ऐसे वाला, सो यू शुड और शुडंट यूज शॉर्ट फॉर्म्स। तो क्या आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, यू शुड नॉट। तो हमें ये पता है कि हमने क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी जब हम फॉर्मल स्टाइल के लेटर्स लिख रहे हैं, यानी कि कोई स्टूडेंट किसको लिख रहा है, अपने स्कूल की हेड को। ऑलराइट बच्चों, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया लेसन नंबर 5 भी, क्योंकि लेसन नंबर 5 में एक और एक्टिविटी दी गई है जो कि है राइटिंग अ लेटर। हम ऑलरेडी लेटर राइटिंग के बारे में एक वीडियो लेसन बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो लेसन अभी तक नहीं देखा तो आप टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग के नाम से उसको सर्च करें और आपको वो लेसन बिल्कुल मिल जाएगा। आप उसको स्टडी करें और उसको देखते हुए आप लेटर भी आराम से लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहां तक हमारा ये एक लेसन भी होता है बिल्कुल कंप्लीट। इसके बाद हम अगले वीडियो लेसन में मिलेंगे जहां हम करने वाले हैं एक और टॉपिक। तो तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।